मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में फर्स्ट ईयर के आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी नेतृत्व टॉपिक के विषय में कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये टॉपिक आपके सेकंड पेपर से संबंधित है। जो सेकंड पेपर आपका सोशल साइकोलॉजी का है उससे संबंधित है। तो आज हम चर्चा करेंगे नेतृत्व के अर्थ एवं स्वरूप पर। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर गांधी जी के एक कोट को उद्धृत किया है और इसको यदि हम देखें तो गांधी जी का विचार है कि आई सपोज लीडरशिप एट वन टाइम मेंट मसल्स बट टुडे इट मीन्स गेटिंग अलोंग विद पीपल। यदि हम इसके हिंदी अर्थ को समझें तो इसका तात्पर्य है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप का मतलब है मसल्स, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो समूह का नेता है या नेतृत्व कर सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो एक व्यक्ति जिसके साथ बहुत सारे मनुष्य हैं उसे हम नेता कह सकते हैं। तो गांधी जी के इन कोटेशन में एक तरह से नेतृत्व के विषय में, नेतृत्व के बदलते हुए स्वरूप के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। वर्तमान समय में हम नेतृत्व किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर इसके अर्थ को समझते हैं कि उन्होंने नेतृत्व का अर्थ क्या बताया है। नेतृत्व का अर्थ एवं स्वरूप की बात करें तो नेतृत्व एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। ये मनुष्यों और पशुओं दोनों के समाज में पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि किसी अमुक समूह का नेता कौन है तो उस व्यक्ति का सीधा एक स्पष्ट उत्तर यही होगा कि समूह का नेता वह है जिसका सदस्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है या समूह के सदस्य जिसे फॉलो करते हैं। जबकि यह साधारण दृष्टिकोण बहुत हद तक सही प्रतीत होता है, फिर भी मात्र इतना कह देने से नेतृत्व की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाती है। अतः इस सबको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर गौर करें, उसके अर्थ को समझें और उसके आधार पर ये समझने का प्रयास करें कि नेतृत्व का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। यहाँ मैंने नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं दी हैं जिन्हें मैं बताने का आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहली परिभाषा है लिंडग्रेन की। ये परिभाषा उन्होंने 1973 में दी। लिंडग्रेन के अनुसार समूह के ऐसे सदस्य को नेता कहा जा सकता है जो अपनी पसंद के अनुसार अन्य सदस्यों को व्यवहार करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालता है। यदि हम इस परिभाषा को देखें तो वो सीधे सीधे लिंडग्रेन का कहना है कि हम नेता उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो समूह के अन्य सदस्यों के व्यवहार को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करता है जितना कि समूह के अन्य सदस्यों का व्यवहार उस नेता को प्रभावित करता है। दूसरी परिभाषा है यहाँ लापियर तथा फ्रांसवर्थ की। ये परिभाषा उन्होंने दी है 1949 में। इनके अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन सभी व्यक्तियों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि अनुयायियों का व्यवहार जितना नेता के व्यवहार को प्रभावित करता है उससे कहीं अधिक नेता का व्यवहार अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक तो है नेता और दूसरा है उसका अनुयायी। नेता निश्चित तौर पर अपने अनुयायियों के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है इन कंपैरिजन टू अनुयायियों के व्यवहार को।
एक और परिभाषा यहाँ दी है, ये परिभाषा है बॉस की, ये इन्होंने 1990 में दी है। ये परिभाषा थोड़ी विस्तृत परिभाषा है। बॉस का कहना है कि नेतृत्व को इन्होंने काफ़ी विस्तृत एवं वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है, और वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि नेतृत्व एक ऐसे समूह के बीच अंतःक्रिया है जिसमें सदस्यों की प्रत्याशाओं एवं प्रतिक्षणों तथा परिस्थितियां प्रायः संरचित एवं पुनर्संरचित होती रहती हैं। नेता को परिवर्तन का एजेंट माना जाता है, अर्थात नेता जो है वो किसी भी समूह में नेतृत्व के द्वारा या समाज में नेतृत्व के द्वारा परिवर्तन ला सकता है। साथ ही वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनके कार्य का प्रभाव अन्य सदस्यों पर इन सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों का उन पर पड़ने वाले प्रभाव से अधिक होता है। नेतृत्व की उत्पत्ति तब होती है जब समूह का एक सदस्य अन्य सदस्यों की सामर्थ्यता तथा अभिप्रेरण को परिवर्तित करता है। यहाँ देखें तो इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि पहली चीज़, नेता समूह का प्रभावशाली व्यक्ति होता है और वो समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। किसके माध्यम से? अपने व्यवहार के माध्यम से। तो यहाँ जो विशेषताएं निकल करके आती हैं उनमें पहली विशेषता कि नेता प्रभावशाली व्यक्ति होता है समूह का। एक समूह में नेता के साथ ही अनुयायी भी होते हैं और ये अनुयायियों का व्यवहार नेता के व्यवहार से प्रभावित होता है। साथ ही समूह के बीच की अंतःक्रिया ऐसी होती है कि जो सदस्य हैं या जो अनुयायी हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस नेता के से बहुत अधिक होती हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप ही नेता के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। किसी भी समूह का नेता परिवर्तन लेकर के आएगा, उसे परिवर्तन का एजेंट समझा जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि नेता समूह का प्रभावशाली सदस्य होता है, समूह के व्यक्तियों के कार्यों क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और प्रभावित करने के साथ ही यह भी देखने में आता है कि उसे परिवर्तन की अपेक्षा रखी जाती है। ये माना जाता है कि वो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन लेकर के आएगा। इन्हीं सब के आधार पर एक और परिभाषा भी यहाँ पर दी हुई है क्रेचन, क्रेचफील्ड तथा बेलची की। ये कहते हैं कि अनुयायियों के दृष्टिकोण से नेता को उन लोगों में से एक तथा उनमें से अधिकतर लोगों से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। श्रेष्ठ इसलिए समझा जाना चाहिए क्योंकि वो लोगों के व्यवहार को, लोगों की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो समूह का एक सदस्य है, लेकिन समूह का सदस्य होते हुए भी उन समूह के सभी सदस्यों की तुलना में वो श्रेष्ठ दिखाई देता है और श्रेष्ठ इस रूप में दिखाई देता है कि वो समूह के सदस्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हमने कहा कि नेता तो ये व्यक्ति है, लेकिन नेता तथा औपचारिक अध्यक्ष से मतलब है यहाँ पर कि वो व्यक्ति जो फाइडलर की परिभाषा एक और इसमें बीच में दी हुई है। फाइडलर का कहना है 1971 में दी है इन्होंने। उन्होंने कहा है कि इन तीनों विशेषज्ञों के मतों का इन्होंने समर्थन किया है और समर्थन करते हुए इन्होंने कहा है कि इन परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नेतृत्व के दो पक्ष होते हैं, एक नेता जो नेतृत्व करता है तथा दूसरा जो नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात अनुयायी लोग।
नेतृत्व की प्रक्रिया में ये दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेता तथा अनुयायियों के बीच एक तरफा संबंध न होकर दो तरफा संबंध होता है। इन दोनों के बीच पारस्परिक प्रभाव की मात्रा में अंतर होता है। और उसके बाद में आ जाती है क्रेच तथा क्रेचफील्ड की परिभाषा, या उन्होंने जो इसके विषय में कहते हुए लिखा है कि अनुयायियों के दृष्टिकोण से नेता को उन लोगों में से ही एक समझते हुए भी अधिकतर लोगों से श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसके बाद में नेता तथा औपचारिक अध्यक्ष के बीच में क्या डिफरेंस है। हम सबसे पहले तो ये समझें कि औपचारिक अध्यक्ष का क्या मतलब है। औपचारिक अध्यक्ष से मतलब है कि जो किसी भी फॉर्मल संस्था का हेड है और उस समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ गिव की परिभाषा है 1969 में उन्होंने दी है, और वे कहते हैं कि नेता को अपने अनुयायियों द्वारा स्वतः ही प्रभाव दिखाने का अधिकार मिल जाता है, जबकि एक औपचारिक अध्यक्ष को दूसरों पर प्रभाव दिखलाने का अधिकार स्वतः न होकर अपने औपचारिक पद के कारण होता है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी भी संस्था का जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो क्या है, वो वहाँ का नेता है। ये माना जाता है कि उस इंस्टीट्यूशन के हेड की बात कही हुई बातों को समूह के या उस संस्था के अन्य सदस्य फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ उसके पद की वजह से उसे वो नेतृत्व करने का अधिकार मिला हुआ है, जो उसे औपचारिक पद मिला हुआ है। जैसे महाविद्यालय की ही हम अगर बात करें तो महाविद्यालय में प्राचार्य की देखरेख में या प्राचार्य की अनुमति से बहुत सारे कार्य महाविद्यालय में होते हैं। तो क्योंकि प्राचार्य का पद किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया है, इसलिए उसके साथ ही उसे वो अधिकार दिया गया है कि वो समूह के सदस्यों का नेतृत्व करे। यहाँ उसके व्यवहार की वजह से उसे नेता नहीं माना गया है। जबकि हम समाज में नेताओं की बात करें तो वहाँ समाज में एक ऐसे व्यक्ति को हम नेता कह सकते हैं। यहाँ भी लेकिन फॉर्मल इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के आधार पर नेता चुने जाते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो नेता के अधिकार जिसको दिए हैं जनता ने इलेक्ट करके, वो व्यक्ति आपके व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी समूह में अपने आप ही अपनी विशेषताओं के आधार पर भी नेता बन जाते हैं, और वो नेता अपने समूह के सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब इन सब के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया होती है, क्योंकि नेता अपने अनुयायियों पर प्रभाव डालता है तथा अनुयायी अपने नेता पर प्रभाव डालते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि नेता का प्रभाव अनुयायी के प्रभाव से अधिक होता है। अतः इन दोनों के बीच प्रभाव की मात्रा में अंतर होता है। नेता अपने इस तरह के प्रभाव के कारण ही औपचारिक अध्यक्ष से भिन्न होता है। तो इन दोनों में, नेता में और औपचारिक अध्यक्ष में, इसी आधार पर भिन्नता दृष्टिगत होती है। अब एक शब्द और है डोमिनेंस या प्रभुत्व। इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि जब हम नेता की बात करते हैं तो नेता के साथ में प्रभुत्व शब्द अपने आप जुड़ा हुआ होता है, डोमिनेंस शब्द अपने आप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ एक किम्बल यंग की परिभाषा दी हुई है जो उन्होंने 1957 में दी। तो किम्बल यंग कहते हैं कि प्रभुत्व एक ऐसी अनुक्रिया है, प्रभुत्व मीन्स डोमिनेंस, डोमिनेंस एक ऐसी अनुक्रिया है जो दूसरों की मनोवृत्ति एवं क्रियाओं को प्रभावित करती है। अतः यह एक शक्ति साधन या पावर डिवाइस है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों एवं क्रियाओं को नियंत्रित करने अथवा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो प्रभुत्व क्या है? ये एक ऐसी अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है जो दूसरों की मनोवृत्तियों और क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो डोमिनेंस अलग चीज़ है, भिन्न चीज़ है। ये एक तरह से शक्ति है, पावर है, या शक्ति साधन जिसे कहा गया है, या पावर डिवाइस कहा गया है। तो इस शक्ति के आधार पर नेता
अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को और मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने का और परिवर्तित करने का कार्य करता है। यहाँ इन दोनों के डिफरेंस को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया है कि नेतृत्व में एक नेता है और दूसरा अनुयायी है। लेकिन जब हम प्रभुत्व की बात करते हैं तो यहाँ एक वो व्यक्ति है जो प्रभुता संपन्न है, जिसके हाथ में कुछ अधिकार हैं। अधिकारों के कारण उसे दूसरे व्यक्तियों को दंडित करने का या पुरस्कृत करने का एक तरह से अधिकार मिला हुआ है। और उसके साथ में दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं? नम्र हैं अथवा सबमिसिव हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है और दूसरा नम्रता से उसके व्यवहार को एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रहा है। जबकि नेतृत्व में एक नेता है और उसके अनुयायी हैं, और वो अनुयायी इसलिए हैं क्योंकि वे उसके विचारों से, उसके क्रियाकलापों से प्रभावित हैं। प्रभुत्व में लेकिन उसके क्रियाकलापों से प्रभावित होना अलग चीज़ है। वहाँ वो जानते हैं कि उसके पास में शक्ति है और शक्ति के कारण ही वो उसके कार्यों को, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने समझा कि नेतृत्व का अर्थ क्या है। नेतृत्व के अर्थ के साथ ही हमने ये जानने का प्रयास भी किया कि नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं। साथ ही हमने जाना कि नेता तथा औपचारिक अध्यक्ष में क्या भिन्नता है। उसके साथ ही हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि प्रभुत्व से क्या तात्पर्य है या डोमिनेंस से क्या तात्पर्य है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।